24 पर ये देखिए, अब तक 550 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 700 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं, लेकिन 500 से ज्यादा लोगों की मौत का ये डेटा परेशान करने वाला है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अटैक्स सैटरडे शनिवार को दिन के वक्त से शुरू हुए थे ईरान और इजराइल की जॉइंट एयर स्ट्राइक में, और ये देखें हमले की जो तस्वीरें आईडीएफ की तरफ से बाद में जारी भी की गई, ये वो पूरा इलाका है जहां पर जिससे टारगेट किया गया था हैवी बॉम्बिंग के जरिए। यहां पर मिसाइल्स दागी गई थी फाइटर जेट के जरिए, और इसी हमले के बाद ये बताया जा रहा है कि इसी इमारत में खामनेई अपने टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। ठीक है, इस अहम मसले पर इस वक्त बात करने के लिए तमाम खास लोग इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस वक्त मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली और ब्रिगेडियर जगदीप दहिया मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। एक और डिफेंस एक्सपर्ट हैं इजराइल से लाइव बेनी बेंजामिन, और साथ ही फॉर्मर डिप्लोमेट अचल मल्होत्रा साहब भी इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले बात संजीव आप ही से, किस तरह के डेवलपमेंट्स निकलकर सामने आए? संजीव, सबसे पहले एक अपडेट आपसे चाहेंगे मिडिल ईस्ट को लेकर, इजराइल को लेकर, और ये एक अहम बात जो ईरान दावा कर रहा है कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक हुआ है। देखिए, ये न्यूक्लियर फैसिलिटी वाली बात नई सामने आई है, क्योंकि इस बात का दावा तो जो यूएस सेंट्रल कमांड है उसने कल किया है कि उन्होंने B-2 बॉम्बर्स से जो बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी हैं उनके ऊपर हमला किया है ईरान के। लेकिन जहां तक सवाल है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का, ये एक नई बात है और संभव है कि वो सही कह रहे हों, क्योंकि निशाने पर असली तो उनकी परमाणु क्षमताएं ही हैं अमेरिका के, और उसे ध्वस्त करने की कोशिश वो पिछली जो 12 रोज़ की लड़ाई हुई थी उसमें भी उन्होंने किया था, जब उन्होंने फॉर्दो, नातांज इन जगहों पर हमला किया था। और अब फिर से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया है। अब रहा सवाल ये कि इस तरह के हमलों के बाद आखिर हो क्या रहा है, होता क्या है? वो ये है कि दरअसल जिस तरह से दो पक्षों के बीच ये युद्ध शुरू हुआ, तीसरे दिन आते आते ऐसा लग रहा है कि अब ये विस्तार ले रहा है और ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा बड़ी लड़ाई होती चली जा रही है, जिसमें हम पा रहे हैं कि जो मौत की संख्या है दोनों तरफ वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और लेकिन ये कितना वास्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। पहले दिन सिर्फ अमेरिका और इजराइल का इन्वॉल्वमेंट था जब उन्होंने ईरान पर अटैक किया, लेकिन उसके बाद जब ईरान की तरफ से रिटेलिएशन हुआ तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही जद में आया। लेकिन अब जिस तरह से यूरोपियन यूनियन की इसमें एंट्री हो रही है, हाल ही में फ्रांस की तरफ से भी एक ऑफिशियल इस पर प्रेस ब्रीफिंग हुई है, एक अपडेट उस पर आप दे दें। और दूसरी बात है कि ईरान अपने आप को डिफेंड कैसे कर रहा है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि मिडिल ईस्ट पर अटैक हो रहा है, तो क्या सिर्फ वो अटैक यूएस के मिलिट्री बेस तक ही सीमित है या फिर बाकी और जगहों पर वो पहुंच रहा है? देखिए, युद्ध के तीसरे दिन आते आते एक नई बात सामने आ रही है, और वो ये है कि युद्ध का दायरा जिस तरह से फैल रहा है उसमें अब केवल ये द्विपक्षीय लड़ाई नहीं है कि एक तरफ इजराइल और अमेरिका है और दूसरी तरफ ईरान है। दरअसल ईरान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, और ये मानना पड़ेगा कि उसने अपने आप को रिग्रुप किया। उसके सबसे सर्वोच्च नेता की मौत हुई और उसके बाद जो कुछ समय उसे लगा अपने आप को फिर से गैदर करने में, और अब उसने अपने फोर्सेस को, अपनी रिसोर्सेज को इस तरह से लगाया है जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट उसको आए। उसने, जहाँ तक सवाल है मिडल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस का, जो उसके प्राइमरी निशाने पर थे, जिनके बारे में ईरान कहता भी आया था, उस पर तो उसकी निगाहें हैं ही। लेकिन एक नई बात सामने आई है, और वो ये है मकसूद कि उसने तमाम वो जो मित्र देश हैं अमेरिका के, उन तमाम मित्र देशों के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ जो हमले किए जा रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले हो रहे हैं, यहाँ वो जो सिविल टारगेट्स हैं उनके ऊपर भी किया जा रहा है, नागरिक ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। और ऐसे में जबकि एयरपोर्ट्स के ऊपर, होटल्स के ऊपर, रिफाइनरीज़ के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हो रहा है,
क्योंकि सीधे तौर पर लोग परेशान हो रहे हैं ऐसे देशों में जो सीधे वॉर में जुड़े हुए भी नहीं थे। उदाहरण के तौर पर आप मान सकते हैं कि जैसे सऊदी अरेबिया में हो या यूएई में हो या फिर जॉर्डन में हो या फिर बहरीन में हो, ऐसे ठिकानों पर हमले हैं जो कि वहाँ के नागरिकों को परेशान कर रहे हैं और एक तरह का दबाव अमेरिका पर बनता चला जा रहा है। इसी प्रकार जब साइप्रस पर हमला हुआ, वहाँ एक ब्रिटिश बेस पे हमला किया गया, तो सचेत हो गया पूरा यूरोप और उन्हें लगा कि जो ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है वो तो हमारे तक भी पहुंचता है, यानी कि हम भी क्या जद में हैं। और ऐसे में दिखाई ये पड़ रहा है, अभी भले ही थोड़ा अर्ली होगा ये कहना, लेकिन नेटो भी सक्रिय होता दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका और आप जानते हैं अमेरिका में बड़ी भूमिका नेटो की ही होती है, लेकिन जो नेटो के देश है, खासतौर पर ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इन सबों को भी इस बात की चिंता होने लगी है कि कहीं वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के निशाने पर तो नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि तीसरे दिन आते आते ये युद्ध का विस्तार जो है वो अलग दिशा लेता चला जा रहा है और इस बात की चिंता ईरान को है कि उसके पास जो शक्ति है उसका वो बेहतर इस्तेमाल शुरुआती दिनों में करे ताकि वो अमेरिका को फोर्स कर सके, एक दबाव उसके ऊपर बना सके। और ऐसे में जबकि एक अभी बातचीत का कोई दायरा बन नहीं रहा है, क्या उसकी कोई संभावना नजर आती है उसको सुनिश्चित कर सके। संजीव प्लीज मेरे साथ